जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए आज से हम झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 के बारे में। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानना है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हम केवल यूनिट 1 के बारे में जानेंगे और यूनिट 1 का टोटल आपको 3 से 4 क्लास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जानेंगे शिक्षा के अवधारणा के बारे में, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में। शिक्षा के संबंध में कुछ प्रमुख विद्वानों के द्वारा जो विचार दिए गए हैं, जो डिफिनेशन दिए गए हैं, उसके बारे में समझेंगे। शिक्षा की क्या विशेषताएं होती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या नेचर है और क्या सोर्स है, इसके बारे में जो है आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना भी जानकारी आपको दी जाएगी वो सभी चीज़ें आपको जो है बाइलिंगुअल दी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार से स्टूडेंट को यहाँ पे परेशानी ना हो। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिएगा और आपको जो है यहाँ पे जो भी नोट्स दिया जाएगा वो बहुत ही आसान भाषा में दिया जाएगा। एक बार पढ़ने के बाद जो है वो खुद आप अच्छे से इस चीज़ को समझ जाएंगे। ओके, देखिए सबसे पहला चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की अवधारणा क्या है, किसे हम लोग यहाँ पे शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो जीवन भर चलती रहती है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग अनुभवों के माध्यम से सीखता रहता है। तो आपको जो है ना प्रत्येक स्लाइड में हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलना है। कोई भी पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि सभी पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है और सभी पॉइंट से आपको सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो शिक्षा क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो जीवन भर चलते रहती है। आपको पता है कि आप जब से जन्म लेते हैं तब से सीखना स्टार्ट करते हैं और जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए तब तक कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं, चाहे विद्यालय के माध्यम से, चाहे समाज के माध्यम से, परिवार के माध्यम से। ठीक है, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपने अनुभवों के माध्यम से। तो यही चीज़ कहा गया है कि एक ऐसा प्रोसेस जो लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, हमेशा चलते रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति जो है वो सीखता रहता है। ओके, तो ये आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दूसरा, शिक्षा के अंतर्गत ज्ञान, अनुभव और कौशल और दृष्टिकोण का विकास होता है। शिक्षा के अंतर्गत किसका किसका विकास होगा, तो ज्ञान का। अगर आप शिक्षित होंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान का विकास होगा। आपका अनुभव बढ़ेगा, आप स्किल्स सीखेंगे, है ना। इसके अलावा एटीट्यूड्स, जो आपका दृष्टिकोण है किसी चीज़ के प्रति, वो आप सीखते हैं, समझते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ के बारे में सीखते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है, 2024 के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। यहाँ से जो है आपका सेम सवाल पूछा गया था। ओके, दृष्टिकोण को हिंदी में हम लोग अभिवृत्ति के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो ये सवाल आपका पूछा गया था इस पॉइंट से। उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसको ज्ञान मिलेगा। ठीक है, कोई काम करेगा, एक ही चीज़ बार बार करेगा, कोई स्किल सीखेगा। शिक्षा की मदद से ही वो कोई स्किल सीख सकता है और समाज में रहकर सही गलत का दृष्टिकोण विकसित करता है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि शिक्षा के अंतर्गत आपका ज्ञान, अनुभव, कौशल और दृष्टिकोण का विकास होता है। ओके, अगला पॉइंट देखिए, शिक्षा समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के माध्यम से अच्छे और जिम्मेदार नागरिक तैयार होते हैं जो समाज और देश के विकास में योगदान देते हैं। शिक्षा के कारण छात्रों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास संभव हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपका यहाँ पे हर एक तरह से विकास हो सकता है और ओवरऑल अगर आप इसे कहें तो ये आपका जो है पूरा मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया, सर्वांगीण विकास हो गया जिसको हम लोग कहते हैं।
और सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ही आपका ये सभी विकास आ जाता है, चाहे सामाजिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, राजनीतिक विकास है, बौद्धिक विकास है, ये सभी आपका सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ही आ जाता है। और ये सब आपको कब मिलेगा? जब आप शिक्षा प्राप्त करेंगे। ओके, एग्जाम्पल पे, जैसे शिक्षित व्यक्ति समाज में समानता, लोकतंत्र और जिम्मेदारी को समझता है और समाज को बेहतर बनाने में योगदान देता है। तो एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज को जो है तरक्की की ओर ले जाएगा, समाज को का प्रोग्रेस कर सकता है ना। ये चीज़ आपको भी पता होगा। तो ये आपका शिक्षा के बारे में था। तो प्रत्येक पॉइंट को आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। शिक्षा आपका समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, चलिए, अब शिक्षा जो शब्द है इसका जो उत्पत्ति हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो इस चीज़ को लेकर प्रायः जो है वो दो दृष्टिकोण देखने को मिलता है। ठीक है, दो आपका पर्सपेक्टिव है, एक आपका पश्चिमी दृष्टिकोण है, एक आपका भारतीय दृष्टिकोण है। अब पश्चिमी जो दृष्टिकोण है उसमें कहा जाता है कि एजुकेशन जो शब्द है, आपको पता है कि शिक्षा का इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। तो पश्चिमी दृष्टिकोण के अनुसार एजुकेशन जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से लिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमेशा सवाल में देखने को मिलता है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के कौन सा शब्द? एजुकेटम। ओके, इसका क्या अर्थ है? तो एजुकेटम शब्द का अर्थ होता है शिक्षित करना, प्रशिक्षण देना या शिक्षणकारी करना। ठीक है, शिक्षित करना या प्रशिक्षण देना या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का शिक्षणकारी करना, वो आपका एजुकेटम का अर्थ हुआ। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान देते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसी को हम लोग शिक्षणकारी कहा जाता है, टीचिंग वर्क कहा जाता है इसको। ओके, दूसरा दृष्टिकोण क्या है? तो एक है आपका भारतीय दृष्टिकोण, इंडियन पर्सपेक्टिव। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा शब्द संस्कृत के शिच धातु से बना है और इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो जहाँ जहाँ आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा ना, सीखना और सिखाना, आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे शिक्षा के बारे में ही बात किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी जो है पिछले वर्षों में एक सवाल पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है वो आपका संस्कृत शब्द के शिच धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। जैसे कक्षा में शिक्षक पढ़ाते हैं और विद्यार्थी जो है वो सीखते हैं। तो ये आपका जो है शिक्षा शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानकारी था। अगला स्लाइड देखते हैं। अब है आपका शिक्षा के संबंध में कुछ प्रमुख विद्वानों के विचार। अब यहाँ पे जो विचार दिया गया है वो भी आपका दो तरह से दिया जाता है। एक आपका जो है पश्चिमी विद्वानों के द्वारा, है ना, वेस्टर्न स्कॉलर्स के द्वारा, और एक आपका जो है भारतीय विद्वानों के द्वारा। जैसे कि एक नंबर है आपका J.S. मिल, ये आपका वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं और इन्होंने क्या कहा है शिक्षा के बारे में? इन्होंने शिक्षा को लेकर डिफाइन किया है कि J.S. मिल के अनुसार शिक्षा का काम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति और ज्ञान को पहुंचाना है ताकि लोग उसे संभाल सके और आगे और बेहतर बना सके। तो ये बात किसने कहा है? J.S. मिल। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी विद्वानों के बारे में बात आएगी तो आपको ये सब पॉइंट जो है ना एज इट इज़ याद रखना होगा। ठीक है, इसमें आप किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपका एक तरह से स्टेटमेंट वाला सवाल है और ये सब एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सेम वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, इसमें आप ज़्यादा कुछ जो है वो सुधार नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा J.S. मिल ने कि शिक्षा का काम क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति और ज्ञान का पहुंचाना, उसको ट्रांसफ़र करना। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे रीति रिवाज, भाषा और परंपराएं शिक्षा के माध्यम से ही अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। अब एक है भारतीय। तो यहाँ पे देखिए, टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ है मन को इतना सक्षम बनाना कि वह सत्य की खोज कर सके और उसे समझकर व्यक्त कर सके। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है ना। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ है मन को इतना सक्षम बनाना कि वह सत्य की खोज कर सके और उसे समझकर व्यक्त कर सके। स्वामी विवेकानंद का क्या कहना है इसके ऊपर? तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा वह है जिससे मनुष्य के अंदर छिपी हुई क्षमताएं और गुण बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा
कि शिक्षा वह है जिससे मनुष्य के अंदर जो क्षमता, कैपेसिटी छिपा हुआ है, जो गुण छिपा हुआ है, वो आपका बाहर निखर के आता है। जैसे शिक्षा से व्यक्ति की प्रतिभा, आत्मविश्वास और क्षमता जो है वो डेवलप होती है। ये बात स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। कांट का क्या कहना है? इमोल कांट। तो कांट के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की छिपी हुई क्षमताओं को विकसित करके उसे पूर्ण बनाना है। तो ये विवेकानंद जी और कांट का जो स्टेटमेंट है वो लगभग एक जैसा था, है ना। इनका भी कहना वही था कि मनुष्य के अंदर जो छिपी हुई क्षमताएं हैं और जो गुण है उसका बाहर आना। और यहाँ पे क्या है कि कांट के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की छिपी हुई क्षमताओं और विकास करके को विकसित करके उसे पूर्ण बनाना है, यानी कि संपूर्ण बनाना है, कंप्लीट करना है। जैसे पढ़ाई और प्रशिक्षण से व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्तित्व का विकास होता है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बस ये स्टेटमेंट एज इट इज़ याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्किप आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बस जानकारी रखिएगा, है ना। हालांकि 5 से 6 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। फ्रॉबेल है अगला। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों और क्षमताएं बाहर आती है और विकसित होती है, ठीक है। लगभग इसका भी स्टेटमेंट उसी तरह से है कि शिक्षा एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बालक की जो जन्मजात शक्तियाँ होती है, ठीक है, इनबॉर्न जो पावर होता है और जो आपका क्षमता होता है वो बाहर आती है, विकसित होती है। जैसे खेल गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों से बच्चों की रचनात्मकता और कौशल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विकसित होता है। जे कृष्णमूर्ति का क्या कहना है? तो कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा डिस्कशन और अफेक्शन की प्रक्रिया है, ठीक है। डिस्कशन और अफेक्शन की प्रोसेस जो है वो किन्होंने कहा है शिक्षा को? तो जे कृष्णमूर्ति ने, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर सीखते हैं। तो ये तो ऐसा ही याद हो जाएगा, डिस्कशन और अफेक्शन, यानी कि संवाद और प्रेम का जो परिभाषा दिया गया है वो आपका जे कृष्णमूर्ति के द्वारा दिया गया है ना। जैसे कक्षा में शिक्षक और छात्र खुलकर बातचीत और विचार विमर्श करते हैं। अरस्तु है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। यह स्टेटमेंट तो आपने पहले भी सुन रखा होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका अरस्तु के द्वारा दिया गया है। जैसे पढ़ाई के साथ साथ खेल और व्यायाम भी जरूरी होता है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट आपको यहाँ पे बस याद रखना है, स्टेटमेंट है, एज इट इज याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब देखते हैं शिक्षा की विशेषताएं क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एजुकेशन का। तो एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट गोज ऑन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, है ना। यानी कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। सतत कहने का मतलब निरंतर चलने वाली, जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। डेफिनेशन में भी मैंने इसके बारे में आपको बताया। शिक्षा केवल स्कूल या शिक्षण संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी होती है और कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि शिक्षा जो है केवल स्कूल से जो चीज़ मिलता है उसी को शिक्षा कहते हैं। स्कूल से जो नॉलेज मिलता है या कहे तो जो ज्ञान मिलता है उसी को हम लोग एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं होता। शिक्षा का मतलब यह है कि जहाँ कहीं से भी अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है वही आपका शिक्षा है। अभी मैंने आपको बताया कि संस्कृत में शिक्षा जो है वो शिक्ष धातु से निकला है और जिसका अर्थ ही होता है सीखना। तो जहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ना, वही आपका शिक्षा है, वही आपका एजुकेशन है। चाहे वो आप मान लीजिए समाज से सीख रहे हैं, चाहे स्कूल से सीख रहे हैं, चाहे कंप्यूटर से सीख रहे हैं, लैपटॉप से सीख रहे हैं, एप्लीकेशन से सीख रहे हैं, ये सब क्या है? एजुकेशन है, शिक्षा है। तो शिक्षा केवल जो है वो स्कूल या शिक्षण संस्थाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी होती है और कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के विभिन्न पक्षों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का विकास होता है। तो विकास एक शिक्षा जो है एक डेवलपमेंट प्रोसेस है जिससे आपका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है। शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक गुणों और छिपी हुई क्षमताओं को प्रकट करती है, उनका विकास करती है। तो विवेकानंद जी का भी यही कहना था कि जो आंतरिक गुण है, जो छिपी हुई क्षमता है, उसी को प्रकट करना, उनका विकास करना ही शिक्षा है। शिक्षा एक गत्यात्मक और परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की बहुमुखी प्रतिभा का विकास करती है, यानी कि
एजुकेशन जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, ये स्थिर नहीं रहता है। आप क्या करते हैं, लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं और पुराने शिक्षा में बदलाव करके कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये डायनेमिक प्रोसेस है। शिक्षा एक चेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियस प्रोसेस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो सोचने समझने की एक प्रोसेस। शिक्षा सीखते हैं, मतलब कोई चीज़ अगर हम सीखते हैं तो सोच समझ के सीखते हैं। तो सोचने और समझने का ये एक प्रोसेस है जिससे लगातार प्रयास और मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, जिसके लिए हमें लगातार प्रयास और मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये आपका कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट था शिक्षा की विशेषताएं के बारे में। और कुछ पॉइंट है जैसे कि शिक्षा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन देती है, प्रॉपर गाइडेंस करती है एंड समाज के साथ समायोजन करना सिखाती है। शिक्षा विद्यार्थियों को समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने की क्षमता देती है, ठीक है। शिक्षा की मदद से क्या होता है कि विद्यार्थी समस्याओं को समझते हैं और उनका सॉल्यूशन करते हैं। शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। समाज सभ्य समाज में परिवर्तित करता है, मतलब कि समाज सभ्य समाज में परिवर्तित होता है। तो वही एजुकेटेड व्यक्ति अगर समाज में रहेंगे तो वो जो समाज है वो भी आपका एजुकेटेड होगा, थोड़ा सा सभ्य होगा, थोड़ा सा वो डेवलप करेगा, है ना। तो ये आपका शिक्षा का कुछ प्रॉपर जो है वो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, याद रखिएगा। अब देखिए शिक्षा के उद्देश्य क्या है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ मोटो होना चाहिए। तो पहला चीज़ शारीरिक विकास करना। शिक्षा शारीरिक विकास में मदद करता है, मानसिक विकास में मदद करता है। कोई व्यक्ति शिक्षित होगा, पढ़ेगा, लिखेगा तो उसका मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा। छात्रों व्यक्ति का चारित्रिक और नैतिक विकास होता है। मोरल जो यहाँ पे कहें डेवलपमेंट है वो होता है, यानी कि व्यक्ति जो है सही गलत की पहचान कर सकता है, वही है आपका नैतिक विकास। नैतिक विकास का क्या मतलब होता है, मोरलिटी का मतलब होता है सही गलत का पहचान करना। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो सही और गलत का पहचान कर सकेगा। छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का अर्थ क्या है यहाँ, उद्देश्य सर्वांगीण विकास और ऑल राउंड डेवलपमेंट कह लीजिए या ओवरऑल डेवलपमेंट कह लीजिए, इसका मतलब ही हुआ इसी के अंतर्गत आपका सभी प्रकार का विकास हो गया, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, उसके अलावा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, तो ये सभी आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। छात्रों में सामाजिक व्यवहार और समायोजन की क्षमता विकसित करना। विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जो है वो तैयार करता है। कौन करता है, शिक्षा। छात्रों का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास करना। छात्रों को वातावरण के साथ अनुकूलन करना सिखाना। छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। बहुत लोग शिक्षित होते हैं, वे लोग लीडरशिप स्किल्स को एक्वायर करते हैं, उनमें जो है वो लीडरशिप का स्किल आता है। छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, है ना, अर्निंग का योग्य बनाना। अभी आप ही सोचिए कि आप जो है शिक्षा ग्रहण क्यों कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर आप अपनी आजीविका चला सके, नौकरी प्राप्त कर सके, पैसा कमा सके, अपनी आजीविका चला सके। तो ये भी क्या है, शिक्षा का एक कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है। छात्रों को प्रजातांत्रिक मूल्यों को समझाना, आपसी सहयोग और सहनशीलता की भावना विकसित करना। शिक्षा की मदद से ये भी हम सीख सकते हैं। छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करना। तो ये सब जो है वो शिक्षा का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग जो है सीखते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। ओके, चलिए अब है आगे शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पॉइंट, याद रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। शिक्षा के प्रकार में तो बेसिकली जो है वो शिक्षा को 3 टाइप्स में बांटा जाता है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और बाद में आया आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। इसके अलावा अगर अन्य प्रकार में जाने तो इसमें आपका सामान्य शिक्षा आ जाता है, विशिष्ट शिक्षा भी आ जाता है, व्यक्तिगत शिक्षा आ जाता है, सामूहिक शिक्षा आ जाता है ना। तो सभी के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 3 इधर और 4 इधर, यानी कि 7 टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा समझेंगे। सभी चीज़ें आसान है, आराम से सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक बार बस रीड कर लीजिएगा। देखिए औपचारिक शिक्षा क्या है। तो औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य स्कूलों में आधिकारिक पाठ्यक्रम के अनुसार होने वाली शिक्षा।
सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहें तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो शिक्षा हमें स्कूल से मिलती है वो आपका फॉर्मल है, जो शिक्षा हमें समाज से मिलती है वो आपका इनफॉर्मल है। ठीक है, अब आगे देखिए। औपचारिक शिक्षा वही कि स्कूलों में जो है आपका आधिकारिक पाठ्यक्रम के अनुसार होने वाली शिक्षा से है, यानी कि इसके लिए एक पाठ्यक्रम बनाया गया है, कैरिकुलम बनाया गया है। औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध होती है, यानी कि प्लान किया गया होता है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आपको एक प्री प्लान सिलेबस दिया जाता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पढ़ना होता है। तो ये आपका योजनाबद्ध होती है। यह जानबूझकर पहले से विचार करके प्रदान की जाती है। इस प्रकार के शिक्षा के निश्चित उद्देश्य होते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित पाठ्य पुस्तक होती है और निश्चित आपका शिक्षण विधियाँ होती है। सब कुछ आपका क्या है, डिफिनिट होता है ना। डिफिनिट ऑब्जेक्टिव्स, डिफिनिट सिलेबस, डिफिनिट टेक्स्ट बुक, डिफिनिट टीचिंग मेथड, तो ये सब आपका जो है फिक्स होता है। जो शिक्षा नियमित रूप से और औपचारिक रूप से दी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि वैसे शिक्षा जो नियमित रूप से दी जाए, औपचारिक रूप से दी जाए, उसे कैसा शिक्षा कहेंगे, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। ओके। औपचारिक शिक्षा के जरिए छात्रों को किसी डिग्री या प्रमाण पत्र की प्राप्ति होती है। आप विद्यालय जाते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज पढ़ने जाते हैं तो किसके लिए जाते हैं, डिग्री के लिए जाते हैं, प्रमाण पत्र के लिए जाते हैं। वहाँ पे जो चीज़ें होती है वो आपका एक डिफिनिट ऑब्जेक्टिव होता है, डिफिनिट सिलेबस होता है, डिफिनिट टेक्स्ट बुक होता है, डिफिनिट आपका टीचिंग मेथड होता है। तो ये सभी चीज़ आपका फिक्स होता है। औपचारिक शिक्षा तभी तक चलती है जब तक बालक किसी शिक्षण संस्थान में जाता रहता है। ठीक है। औपचारिक शिक्षा के उदाहरण स्कूल में पढ़ाई, विश्वविद्यालय में पढ़ाई, कर्मचारी प्रशिक्षण, किसी चीज़ का आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, सेमिनार, तो ये सब आपका जो है फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बस बहुत ही सिंपल है कि वैसा एजुकेशन जो आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से सीखते हैं, कोई ट्रेनिंग जगह से सीखते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से सीखते हैं, तो वो आपका फॉर्मल एजुकेशन है। जो चीज़ें आपको एक सिलेबस के तहत सिखाई जाती है, ठीक है, फिक्स सिलेबस के तहत सिखाई जाती है, ये आपका फॉर्मल एजुकेशन है। अब दूसरा जो एजुकेशन है वो है आपका इनफॉर्मल। अब फॉर्मल का जस्ट उल्टा आपका इनफॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए, समाज से आप कुछ सीखते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन उस चीज़ को सीखने के लिए तो आपको किसी भी प्रकार का किताब नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का आपको सिलेबस नहीं चाहिए, है ना। तो ये आपका इनफॉर्मल आ जाएगा, हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा अनायास, आकस्मिक और स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। यह शिक्षा जानबूझकर पहले से विचार करके नहीं दी जाती, वरन बालक इसे परिवार के अंदर, पास पड़ोस से, खेल के स्थान पर, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करके प्राप्त करता है। इस प्रकार के शिक्षा के कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होते, ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है, शिक्षण विधि या समय सारणी होती है, कुछ भी यहाँ पे निश्चित नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, कोई डिग्री नहीं प्राप्ति हो रही है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलते रहती है और ये चीज़ जो है आपका लाइफ टाइम के लिए चलते रहता है। आपको पता है, भले आप फॉर्मल एजुकेशन लाइफ टाइम के लिए प्राप्त ना करें, लेकिन इनफॉर्मल जो एजुकेशन है वो आप लाइफ टाइम के लिए प्राप्त करते हैं। कुछ ना कुछ समाज से, अपने आसपास से जाने अनजाने में सीखते रहते हैं। भले आप डिग्री लेना बंद कर देंगे, हो सकता है बहुत लोग ग्रेजुएशन पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ना बंद कर देंगे, बहुत लोग मास्टर डिग्री करते हैं उसके बाद नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग वैसे भी होते हैं जो आगे चलकर पीएचडी करते हैं। तो फिर भी आप जो वो लाइफ टाइम नहीं पढ़ेंगे, लाइफ टाइम जो फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो ये लाइफ टाइम आपका चलते रहता है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो ये आपका व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, तो याद रखिएगा। चलिए, अब दोनों के बीच जो है वो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, ताकि और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो स्कोप के बारे में अगर समझे, क्षेत्र के बारे में, तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है, संकीर्ण होता है, नैरो, जिस शिक्षा मुख्यतः विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय तक ही सीमित रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये एक व्यापक अवधारणा है, व्यापक है ना। यह शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में और हर जगह प्राप्त की जा सकती है। प्लानिंग क्या है, तो यह शिक्षा पहले से निर्धारित योजना के अनुसार दी जाती है, प्री प्लान किया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम, समय सारणी, कक्षा व्यवस्था आदि निश्चित होती है। इसमें पहले से कोई निश्चित योजना नहीं होती, इसमें व्यक्ति अपने अनुभवों, परिस्थितियों और वातावरण से स्वाभाविक रूप से प्राप्त करता है। उद्देश्य क्या है इसका,
तो इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के बौद्धिक विकास पर अधिक बल देना है ना, मानसिक विकास या बौद्धिक विकास के ऊपर अधिक बल देना। इसमें आपको डिग्री मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान देना, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में ये बात करती है, ना कि केवल इंटेलेक्चुअल के बारे में, है ना। एजेंसी, सीखने का क्या क्या उपकरण है? तो इस प्रकार के शिक्षा के अभिकरण सीमित होते हैं, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय। और इसका अभिकरण जो है, इस प्रकार के शिक्षा के अभिकरण बहुत अधिक होते हैं, परिवार, समाज, समुदाय, धार्मिक संस्थाएं, राज्य, मीडिया आदि। ठीक है, ये सभी आपका इसके उपकरण हैं। ये फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि औपचारिक शिक्षा का उपकरण क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का उपकरण क्या है। पूछ लिया जाता है आपसे कि बताइए पुस्तकालय, पुस्तकालय आपका फॉर्मल एजुकेशन है या इनफॉर्मल एजुकेशन है? ठीक है, तो आपको फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत वो चीज़ रखना होगा। ठीक है, मीडिया, तो मीडिया आपका इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। तीसरा जो एजुकेशन का टाइप है वो है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की कमियों को देखते हुए शिक्षा की एक नई प्रणाली विकसित की गई, जिसे निरौपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ऐसी शिक्षा जो विद्यालय प्रणाली के बाहर दी जाती है, इसमें समय, स्थान, पाठ्यक्रम और सीखने के तरीके पर कठोर नियम नहीं होते, यह लचीली होती है और लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका निरौपचारिक शिक्षा है। सिंपल भाषा में अगर आप समझें तो ये जानिए, जो अभी मैंने आपको औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा बताया है ना, फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन प्लस इनफॉर्मल एजुकेशन इक्वल टू नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यानी कि ये दोनों एजुकेशन को अगर मिला देते हैं, दोनों को मिला के अगर कुछ नाम दिया जाए तो वही है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आपका ये दोनों आ जाएगा, यही है आपका इसका डेफिनेशन। देखिए तीसरा पॉइंट में, निरौपचारिक शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा शामिल होती है। निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, तो लचीलापन देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है, समय और स्थान पर कोई सख्त नियम नहीं होते, व्यवहारिकता देखने को मिलता है या अधिकतर व्यवहारिक ज्ञान या कौशल पर केंद्रित होता है, स्वैच्छिक देखने को मिलता है, इसमें भागीदारी अनिवार्य नहीं होती, व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार इसमें भाग लेता है, कोई भी जोर जबरदस्ती वाली बात इसमें नहीं देखने को मिलती है। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखिए। तो घर पर माता पिता से नैतिक शिक्षा या जीवन के अनुभव सीखना, है ना, रेडियो, टीवी, यूट्यूब या पॉडकास्ट के माध्यम से नई जानकारी प्राप्त करना, किसी वर्कशॉप या सेमिनार में भाग लेना, खेल के मैदान में टीम वर्क और नेतृत्व के गुण सीखना, स्थानीय समुदाय में स्वास्थ्य या स्वच्छता जागरूकता शिविरों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। तो ये सब आपका निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ ऐसे भी है जो आपका जो है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको बता दिया कि औपचारिक शिक्षा प्लस अनौपचारिक शिक्षा इक्वल टू आपका निरौपचारिक शिक्षा, दोनों आपका मिलकर जो इसमें आ जाता है। ठीक है, चलिए ये था आपका शिक्षा का 3 मुख्य टाइप। अब चलते हैं अन्य प्रकार के बारे में समझते हैं। पहला है आपका सामान्य शिक्षा, यानी कि जनरल एजुकेशन। सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहा जाता है, यानी कि जनरल एजुकेशन इज आल्सो कॉल्ड लिबरल एजुकेशन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस शिक्षा में बालक को सामान्य स्तर पर विकसित करने का प्रयास किया जाता है, नॉर्मल लेवल के ऊपर जो है यहाँ पे डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा बालक की सामान्य बुद्धि तेज होती है। इस शिक्षा का उद्देश्य बालक को किसी व्यवसाय या उद्योग के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के विषय में सामान्य ज्ञान प्रदान करना है। यानी कि जनरल एजुकेशन क्या है? एक ऐसा एजुकेशन जिसके माध्यम से छात्र या कोई व्यक्ति प्रत्येक चीज़ के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में कम से कम सामान्य ज्ञान रखे, यानी कि सामान्य जो है वो नॉलेज वो रखे, उस चीज़ के प्रति जो है वो जानकारी रखे, सामान्य जानकारी जो है वो रखे। सामान्य शिक्षा का मुख्य दोष यह है कि यह बालकों को किसी व्यवसाय विशेष के लिए तैयार नहीं करती। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सामान्य शिक्षा का जो लिमिटेशन यहाँ पे कहा गया है वो यही है कि किसी भी बालक को जो है विशेषकर
व्यवसाय विशेष के लिए तैयार नहीं करती है ना, किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं है। शिक्षाविदों के अनुसार इस शिक्षा को मनुष्य को अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य को पशुवत व्यवहार से मानवीय व्यवहार की ओर प्रेरित करती है ना। तो ये आपका जनरल एजुकेशन है। अच्छा, आप देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा भी व्यक्ति होगा जो कभी स्कूल नहीं गया है, कभी कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई विद्यालय नहीं गया, फिर भी उसके पास बहुत चीज़ों को लेकर ज्ञान होता है। तो वो चीज़ कहाँ से आया? वही है आपका जनरल एजुकेशन, सामान्य ज्ञान, सामान्य शिक्षा, है ना। इस शिक्षा का उद्देश्य बालक को सामान्य जीवन के लिए तैयार करना है ना, सामान्य जीवन के लिए तैयार करना है। ये आपका जनरल एजुकेशन हो गया। आगे देखिए स्पेशल एजुकेशन क्या होता है। जनरल एजुकेशन का जस्ट उल्टा स्पेशल एजुकेशन, यानी कि विशिष्ट शिक्षा। अब इसका कुछ मोटो होगा, कुछ लक्ष्य होगा। विशेष शिक्षा वह शिक्षा है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी जाती है, एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा होती है जो बालकों को किसी कार्य विशेष या व्यवसाय विशेष के लिए तैयार करती है ना। जैसे डिग्री लेने वाला काम, जैसे मान लीजिए आपने MBA कर लिया, तो MBA किया तो इसका कोई यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन है, उससे आप एक कार्य सीख लिए, एक व्यवसाय विशेष, ठीक है, बिजनेस स्टडी आपने सीखा वहाँ पे, वो चीज़। विशिष्ट शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, वोकेशनल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है, तो विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन को इज आल्सो कॉल्ड वोकेशनल एजुकेशन। इस शिक्षा में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि शिक्षा बालक की रुचि, योग्यता, क्षमताओं के अनुरूप हो, क्योंकि यह शिक्षा बालक को किसी विशेष क्षेत्र या पैसे के लिए तैयार करती है। विशिष्ट शिक्षा जहां व्यक्ति के जीविकोपार्जन की समस्या को हल करने के लिए और भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपयोगी है, वहां राष्ट्र के आर्थिक उत्थान के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। ये आपका स्पेशल एजुकेशन है। एक पॉइंट में बस आप यही समझिए कि किसी व्यवसाय विशेष के लिए दी जाने वाली शिक्षा आपका स्पेशल एजुकेशन है, ठीक है। एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए ये दिया जाता है। आगे देखिए इंडिविजुअल एजुकेशन, व्यक्तिगत शिक्षा क्या होती है। नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी बालक को व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली शिक्षा। यह शिक्षा केवल एक बालक से संबंधित होती है, जिसमें बालक को व्यक्तिगत रूप से और अकेले सिखाया जाता है। शिक्षा देते समय बालक की प्रकृति, योग्यता, रुचि, अभिरुचि और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है और शिक्षण की सभी क्रियाएं उसी बालक पर केंद्रित होती है। इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षक नवीन एवं आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। आधुनिक समय में व्यक्तिगत शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया जाता है, परंतु गरीब देशों में इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना कठिन होता है ना। तो बहुत सारा, जैसे कि एक तरह से समझिए कि ट्यूशन या कोचिंग को आप एक तरह से समझ लीजिए। हर एक माता पिता जानते हैं या समझते हैं ये चीज़ कि उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्पेशल टीचर को हायर किया जाए, है ना। अकेले आते हैं, उनके बच्चों को पढ़ा के जाते हैं, तो वो भी एक तरह से क्या है, इंडिविजुअल एजुकेशन है। क्योंकि उनके माता पिता को लगता है कि अकेले अगर टीचर आके केवल और केवल उनके बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा सीखेगा, है ना। टीचर जो है वो उनके बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा, तो इसीलिए जो है वो इसको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। लेकिन हाँ, इसका थोड़ा सा महंगा हो जाता है ये चीज़। कोई कोचिंग में जाके पढ़ाना और अकेले इंडिविजुअली पढ़ाना, इंडिविजुअली आपका ज़्यादा थोड़ा सा फीस लग जाता है, तो ये इसका लिमिटेशन है ना, कमी है। चलिए आगे है आपका कलेक्टिव एजुकेशन। अब इंडिविजुअल एजुकेशन का जस्ट उल्टा है आपका कलेक्टिव एजुकेशन, यानी कि सामूहिक शिक्षा। इंडिविजुअल में क्या था कि एक सिंगल बच्चा को पढ़ाया जा रहा था, है ना, इंडिविजुअल बच्चा को पढ़ाया जा रहा था। यहाँ पे ग्रुप में पढ़ाई होगा। सामूहिक शिक्षा बालकों के समूह से संबंधित होती है, जिसके अंतर्गत कई बालक कक्षा में एक साथ बैठकर एक ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। सामूहिक शिक्षा में सभी बालकों को समान स्तर पर समान शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा दी जाती है और उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं, प्रवृत्तियों, रुचि, अभिरुचियों तथा विभिन्नताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। आप खुद सोचिए, स्कूल में अगर आप पढ़ाने जाते हैं तो आपके समझ 30-40 बच्चा है। सभी बच्चों का आप इंडिविजुअल डिफरेंस को तो ध्यान में नहीं रख सकते, यानी कि सभी का अलग अलग, हम कहें कि 40 बच्चा का तो इंटरेस्ट को आप ध्यान में नहीं रख सकते, क्योंकि उतना आपके पास भी समय नहीं है। 1 घंटे का आपको समय मिलता है, एक क्लास लेने का समय मिलता है, और सभी के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाने लग जाएं तो उतना आप कर ही नहीं सकते।
तो इसलिए कहा गया है कि व्यक्तिगत योग्यताओं, उनकी रुचियों, अभिरुचियों तथा विभिन्नताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। वर्तमान समय में विश्व भर के अधिकांश विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा का ही प्रचलन है ना। सबसे ज़्यादा आपका यही चलता है। सामूहिक शिक्षा से मुख्य रूप से औसत क्षमताओं वाले छात्र लाभान्वित होते हैं, जबकि औसत से कम या औसत से अधिक क्षमता वाले छात्रों के लिए यह उतनी प्रभावी नहीं होती है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल रूप से जो है वो फोकस नहीं किया जाता है बच्चों के ऊपर, है ना। तो ये था आपका कलेक्टिव एजुकेशन के बारे में। ठीक है, अब देखिए नेचर क्या है शिक्षा का, प्रकृति क्या है। तो शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण और सचेतन प्रक्रिया है। ये सब पॉइंट मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि एक उद्देश्यपूर्ण है और सचेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियस प्रोसेस है। शिक्षा किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर दी जाती है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों जागरूक होकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, पहले डिस्कस कर लिए हैं। वही विशेषताओं में वही सब सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं होती, बल्कि जन्म से मृत्यु तक जो है वो विभिन्न अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है, पता है आपको। प्रगतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहती है और समय, समाज तथा विज्ञान के अनुसार जो है ये बदलते रहती है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर आपका 6 है ना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है या फिर द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस है। ठीक है, बाइपोलर प्रोसेस। तो ये जो स्टेटमेंट है कि एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है, ये किसने कहा है ये आपको पता होना चाहिए। जॉन एडम्स, ठीक है, जॉन एडम्स के द्वारा कहा गया है। एक ये विद्वान है, उन्हीं के द्वारा जो है वो ये कहा गया है कि शिक्षा जो है एक द्विमुखी प्रक्रिया है। और द्विमुखी कहने का मतलब है कि इसमें आपका दो लोग आएंगे, शिक्षा और विद्यार्थी, है ना। बाइपोलर प्रोसेस कहा गया है। किसने कहा है? जॉन एडम्स ने। और बाइपोलर में कौन कौन? शिक्षक, विद्यार्थी। एक पॉइंट ये है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। और ये जो बात है वो आपका जॉन डीवी के द्वारा कहा गया है, जॉन डीवी, है ना। इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। और 3 प्रमुख अंग में तो एक आपका शिक्षक, एक आपका यहाँ पे टीचर हो गया, है ना, एक आपका स्टूडेंट और एक आपका पाठ्यक्रम, कैरिकुलम। ठीक है, लेकिन द्विमुखी में केवल आपका टीचर था, केवल स्टूडेंट था। लेकिन त्रिमुखी जब आया तो उसमें आपका जो है वो कैरिकुलम भी ऐड हो गया। याद रखिएगा कि द्विमुखी के बारे में कौन बताया है, त्रिमुखी के बारे में कौन जानकारी दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला आपका टॉपिक है शिक्षा के स्रोत, सोर्स ऑफ एजुकेशन, जो कि आज के क्लास का लास्ट थ्योरी वाला टॉपिक है। शिक्षा के उनके स्रोत माने गए हैं। अच्छा, शिक्षा के अनेक स्रोत माने गए हैं जिनमें 4 प्रमुख हैं। परिवार आपका प्रमुख और पहला स्रोत है, फर्स्ट सोर्स है। विद्यालयों को सेकेंड सोर्स के रूप में यहाँ पे माना जाता है। समाज को तीसरा सोर्स कहा जाता है और स्टेट को आपका चौथा सोर्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है। ओके, तो ये था आपका आज के क्लास का थ्योरी। उम्मीद करते हैं कि जितना भी आपको जानकारी दी गई होगी वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। हालांकि मैंने जो नोट्स को डिज़ाइन किया है, बहुत समय लेकर नोट्स को डिज़ाइन किया गया है और ध्यान रखा गया है कि नोट्स में जितने भी लैंग्वेज यूज किए गए हैं, जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं, वो सभी बहुत बहुत आसान भाषा में लिखा गया है। आप 2 से 3 बार अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक स्लाइड का प्रत्येक पॉइंट आपके दिमाग में धंस जाएगा, याद हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पे जो है वो हाई क्लास वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, सभी चीज़ें आसान रूप से बनाया गया है ना, क्योंकि इस स्लाइड को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है। ओके, इसीलिए आपको जो है वो सभी चीज़ें आसान लगने वाली हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेते हैं, जहाँ से संभावना है कि आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। और इसी में आपको पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल भी शामिल रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, ये है आपका पहला सवाल। सवाल है कि शिक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन? तो आपको याद होगा तो पहला स्लाइड में ही मैंने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। ज्ञान है, कौशल है, अभिवृत्ति है, ये सभी है ना। तो ये सभी आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए
अगला सवाल देखिए, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? एजुकेशन जो शब्द है वो किस भाषा से हुआ है? तो लेटिन। लेटिन आपका सही हो जाएगा। लेटिन शब्द के एजुकेटम वर्ड से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है ना, तो इसी कारण से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तीसरा सवाल देखिए, व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य किससे है? मानव जीवन के शारीरिक पक्ष से, मानव जीवन के मानसिक पक्ष से, व्यावसायिक पक्ष से, मानव जीवन के उन समस्त पक्षों से जो उसे परिष्कृत तथा सभी बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप व्यापक अर्थ में लेते हैं, है ना, व्यापक अर्थ में लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट कह लीजिए, सर्वांगीण विकास के बारे में बात करता है। तो ये वाला 4 वाला जो पॉइंट है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उन समस्त पक्षों से जो उनको सभी बनाते हैं, है ना, रिफाइन करते हैं, सिविलाइज बनाते हैं, वो आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे व्यापक शब्द आया है, ध्यान रखिएगा, व्यापक मतलब ये ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा उसे व्यक्त कर सके। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके और उसे व्यक्त कर सके। यह कथन किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का है। और इसी टाइप का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसीलिए स्टेटमेंट वाला जो सवाल है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला का लिस्ट मैंने आपको दे दिया। किस विद्वान के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका विवेकानंद का है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन आपका कांट का है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ये सब आपको याद करना होगा। और अधिकांश सवाल आपको यहाँ पे जो है स्टेटमेंट वाले सवाल देखने को मिलते हैं। किस विद्वान का कहना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन ही शिक्षा है? तो ये वाला आपने देखा होगा, ये वाला आपको याद भी होगा, है ना। स्वस्थ मन में मतलब कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो इसका हो जाएगा अरस्तु का कहना है, एरिस्टोटल का ये जो है वो स्टेटमेंट कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन? शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही बात है। यह केवल शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित है। तो अब आप खुद सोचिए कि शिक्षा की विशेषता नहीं है, पूछा गया है, नहीं है, तो यह केवल शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित है, तो ये बात तो गलत हो गया ना। केवल शिक्षण संस्थाओं तक सीमित नहीं होती है शिक्षा, है ना। आगे देखिए, ये आपका पहला वाला सही हो गया। इसके माध्यम से व्यक्ति की बहुमुखी प्रतिभा का विकास होता है, सही बात है। यह छात्रों को समस्या समाधान करने में सहायता करती है, ये भी सही बात है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी गलत है ना। वही पूछा है कि विशेषता नहीं है, केवल शिक्षण संस्थाओं तक शिक्षा जो है वो सीमित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा व्यक्ति की बहुमुखी विकास में सहायक होती है, ठीक बात है। शिक्षा एक स्थिर एवं अस्थायी प्रक्रिया होती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि शिक्षा स्थिर नहीं होती, वो डायनेमिक होती है, है ना, गतिशील होती है। तो ये आपका गलत हो गया। शिक्षा चेतना से चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक बात है। शिक्षा व्यक्ति को समाज में समायोजित करने में सहायता करती है, ठीक बात है ना। तो इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा गया है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र को सुसंस्कृत बनाए, व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए, नैतिक सद्गुणों से संपन्न बनाए, उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबव ज़्यादा सही हो जाएगा, करेक्ट है। आगे देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य जो है ना केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, ये कहना गलत होगा, है ना। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो पूछा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए?
तो विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, ठीक बात है, गलत नहीं है, ऑप्शन ए भी आपका सही है। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, ये भी आपका सही है। तीसरा वाला गलत है। डी का देखिए, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये भी सही है। तो अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि आखिर इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे आपको 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही मिलेंगे, लेकिन आपको इस केस में वही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो सबसे ज़्यादा सही है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट वाला आपको देखना होता है। सही तो आपका ए भी है, बी भी है, लेकिन अगर बेस्ट कहा जाए तो बेस्ट जो है वो है आपका व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, ये आपका जो है बेस्ट है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पे भी जो है वो बेस्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पे शामिल किया है, क्योंकि अभी आप लोग नए स्टूडेंट हैं, बहुत लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पता नहीं होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है वो बहुत आसान होता है, और बीएड में जो है वो यही वाला आपको पढ़ना है। आगे जब सीटेट का एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ पे भी आपको केवल यही पढ़ना है। सीडीपी नाम से आपको देखने को मिलेगा आगे, और केवल यही सब सवाल जो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के उद्देश्य हैं? तो छात्रों का शारीरिक व मानसिक विकास करना, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक शिक्षा द्वारा बच्चों में उनकी योग्यताओं को विकसित करने में सहायता देने का उद्देश्य रखते हैं, व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों से, केवल सामाजिक वांछनीय तरीकों से, जिस तरह से बच्चे चाहें उन तरीकों से। तो यहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों से, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 14। आप निम्नलिखित कथनों में से किस प्रकार की कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्यों में ओतप्रोत मानते हैं, यानी कि कहा जाए तो डेमोक्रेटिक वैल्यू, कौन सा ऑप्शन से पता चल रहा है ना। केवल एक छात्र समूह को ही निर्णयात्मक स्वतंत्रता दी गई हो। तो देखिए, डेमोक्रेटिक में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओनली वन ग्रुप, तो ये तो आपका डेमोक्रेटिक नहीं है, एक तरह से तानाशाही टाइप का हो गया है ना। छात्रों को नियमों के अनुसार नियंत्रण में रखा गया हो। देखिए, कभी भी जो है ना एजुकेशन वाला जो प्रोसेस है, इसमें छात्र को कोई भी स्ट्रिक्टली नियम नहीं दिया जाता है, कोई भी रूल रेगुलेशन को जो है वो फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। ये चीज़ आप सीख लीजिएगा। एजुकेशन प्रोसेस में बच्चा को जो है एक तरह से समझिए कि बीच में रखा जाता है, इसको एक राजा के जैसा रखा जाता है, और सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसके रुचि के अकॉर्डिंग, इसके सुविधा के अकॉर्डिंग। ना बच्चा को सजा दिया जाएगा, ना उसके लिए कोई कठोर पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, कठोर नियम तैयार किया जाएगा। ऐसा जो बच्चों के लिए नहीं होता है। जहाँ भी इस टाइप का ऑप्शन दिखाई दे उसको आपको गलत कर देना है। ठीक है, तो ये आपका दोनों गलत हो गया। छात्रों को कक्षा के सभी सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के समान अवसर प्राप्त हो। छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो है ना आपका ये दोनों लगभग सही है। छात्रों को कक्षा के सभी सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो। तो यहाँ पे भी ये दोनों सही है, लेकिन फिर वही बात आता है कि बेस्ट वाला ऑप्शन तो आपका ये ठीक होगा, छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता दी जाए, है ना, ये आपका ज़्यादा करेक्ट होगा। आगे देखिए, किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा नियमित एवं आवश्यक रूप से तथा पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाती है। अच्छे से मैंने आपको इसके बारे में बताया है, सवाल नंबर 15। तो ये आपका फॉर्मल एजुकेशन है, इसी के अंतर्गत आपका जो है नियमित होता है, आवश्यक रूप से तथा पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाती है, एक प्री प्लान होता है। औपचारिक शिक्षा छात्रों को कहाँ प्रदान की जाती है? तो स्कूल में, महाविद्यालय, विद्यालय, तो ये आपका ये सभी सही हो जाएगा, है ना। 17 देखिए, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन, शिक्षा का बजट कम करना, विद्यालयों का एकाधिकार समाप्त करना, औपचारिक शिक्षा की पूर्ति करना, लोगों में शिक्षा का प्रसार करना। ये आपका सही है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा विद्यालय में नहीं दिया जाता है ना, और इसका कोई भी ऐसा मोटो नहीं है कि शिक्षा का बजट कम करना, शिक्षा विद्यालयों का एकाधिकार समाप्त करना, नहीं, ऐसा सब नहीं है।
वो चीज़ अलग है। फॉर्मल एजुकेशन में आप जो है वो एक डिग्री सर्टिफिकेट के लिए करते हैं, है ना। और ये आपका जो है वो सामाजिक ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, एक तरह से लोगों में शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, ये आपका डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा किसी भी समय कहीं भी प्राप्त की जा सकती है? ऐसी शिक्षा जो कभी भी कहीं भी प्राप्त की जा सकती है तो अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक तो आपका विद्यालय में प्राप्त किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन आप चलते फिरते कहीं भी किसी से बात करते हुए सीख सकते हैं। तो भी आपका सही हो जाएगा। 19 देखिए, शिक्षा की वह व्यवस्था जिसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या और विधियाँ निश्चित होती है किंतु औपचारिक शिक्षा की भांति कठोर नहीं होती, क्या कहलाती है? तो ये आपका क्या हुआ? निरौपचारिक शिक्षा हो गया, है ना। वह व्यवस्था जिसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या और विधियाँ जो है वो निश्चित होती है किंतु औपचारिक शिक्षा के भांति कठोर नहीं होती, कहलाती है निरौपचारिक, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 20 देखिए, सवाल नंबर 20, निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? एडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, कंटिन्यू एजुकेशन, ये सभी। तो आपका जो है ये सभी करेक्ट हो जाएगा। निरौपचारिक शिक्षा में सभी प्रकार का शिक्षा आ जाता है, फॉर्मल एजुकेशन भी आ जाता है, इनफॉर्मल एजुकेशन आ जाता है ना। तो सभी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितना भी एजुकेशन है सब आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। 21 देखिए, सामान्य शिक्षा में बालक का किस प्रकार का विकास करने का प्रयास किया जाता है? तो सामान्य शिक्षा में वही सामान्य स्तर, विशिष्ट स्तर, सामान्य स्तर, सामाजिक स्तर और मनोवैज्ञानिक स्तर। तो यहाँ पे सामान्य स्तर, जनरल नॉलेज की बात कही जाती है ना। सामान्य शिक्षा मानव को अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि यह मनुष्य में अच्छे विचारों का निर्माण करती है, स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक होती है, राज्य के मानकों के आधार पर प्रदान की जाती है। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है 22 का उपरोक्त सभी ठीक है ना। उपरोक्त सभी आपका जो है वो ठीक है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 देखिए, शिक्षा को मानव एवं समाज के संदर्भ में किस प्रकार सर्वोत्तम माना जा सकता है? अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पे, एक सशक्त व्यक्ति के अनुभवों के आधार पे, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन लाती है, बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पे। तो एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन लाती है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। पूछा क्या था? शिक्षा को मानव एवं समाज के संदर्भ में किस प्रकार सर्वोत्तम माना जाता है? मानव एवं समाज के संदर्भ में, तो वही कि एक दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन लाती है। ये आपका ज़्यादा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण संबंधी प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किसे करना चाहिए? शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण संबंधी प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किसे करना चाहिए? समाज द्वारा, पाठ्य पुस्तक लेखकों द्वारा, प्रशासकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा। तो शिक्षा के लक्ष्यों का जो निर्धारण है वो आप प्रशासकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपका सही है। ओके, आगे देखिए, किसी विशेष उद्देश्य हेतु संचालित की जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? तो किसी विशेष उद्देश्य, मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दिया है ना। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। हम इसको होमवर्क के लिए दे देते हैं। आसान सवाल है, इस पॉइंट के बारे में मैंने जिक्र किया है। आगे देखिए, सवाल नंबर 26, विशिष्ट शिक्षा में विशेष रूप से किसका ध्यान रखा जाता है? बालक की रुचियों का, बालक की योग्यताओं का, बालक की क्षमताओं का, उपरोक्त सभी। इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। 2 सवाल मैंने होमवर्क में दे दिया। ठीक है, ये आपका आज के इस क्लास का लास्ट सवाल था। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपको दी गई है वो सभी चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी ये जो नोट्स हैं आपको दे दिया जाएगा ग्रुप में। जो भी हमारे स्टडी ग्रुप के साथ ज्वाइन होंगे उनको नोट्स दे दिया जाता है। वे लोग अच्छे से इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा, सभी चीज़ें आपको जो वो क्लियर हो जाएगी। ओके, इससे बाहर आपको इस यूनिट के अंतर्गत कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मोर देन इनफ है। जो भी सवाल आएगा इस के अंतर्गत आपको देखने को एग्जाम में मिलता है और मिलेगा। ओके, बाकी जो भी स्टूडेंट झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए एक बेहतरीन ग्रुप चाहते हैं, बेहतरीन ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाए और कंप्लीट नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाए, रेगुलर टेस्ट लिया जाए, तो आप लोग जो है वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाती है और टारगेट बेसिस पे कराई जाती है। आपको टारगेट दिया जाता है,
उसके अलावा नोट्स दिया जाता है, प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो भी इच्छुक स्टूडेंट हैं ज्वाइन करना चाहते हैं तो वे लोग जो है आप लोग इस पे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम में RKM ऑफिशियल, वहाँ पे आपको जानकारी दे दी जाएगी कि कैसे आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर क्लास पसंद आया होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।